इश्यू ऑफ शेयर्स के इस पार्ट 2 में हम करेंगे इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। कई बार हम शेयर्स इशू करते हैं तो उसके बदले में हमें कैश नहीं मिलता, हम दूसरी चीज़ों के लिए शेयर्स इशू करते हैं, जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स होते हैं, जिनके पास कंपनी के शेयर्स पहले से भी होते हैं, तो उनको प्रमोटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंपनी की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे या इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे जो भी इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस होते हैं उनको वो बेयर करते हैं। तो उसके बदले में कई बार हम उनको शेयर्स इशू कर देते हैं। तो इसकी दो एंट्रीज होंगी। सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, या इनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट्स एक्सपेंसेस लॉसेस जब बढ़ते हैं तो उनको डेबिट करते हैं। अब क्योंकि हम इनको पे नहीं कर रहे हैं, टू बैंक अकाउंट नहीं करेंगे, टू प्रमोटर्स अकाउंट, प्रमोटर्स ने इन एक्सपेंसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो इसलिए इनको हम लाइबिलिटी को क्रेडिट करेंगे कि प्रमोटर्स को अभी हमें पैसा पे करना है, तो टू प्रमोटर्स अकाउंट उनको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी को जब बढ़ती है तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। अब हम इसको अकाउंट को क्लोज कर देंगे, तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक की बजाय हम करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि उसके बदले में हम उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं। सेकेंड है इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। अंडरराइटिंग एक एग्रीमेंट होता है जो कि हम इशू के पहले अंडरराइटर्स के साथ करते हैं। अंडरराइटर्स के साथ ये एग्रीमेंट होता है कि अगर पब्लिक ने शेयर्स या हमारे डिबेंचर्स के लिए अप्लाई नहीं किया, तो अंडरराइटर्स उनके लिए अप्लाई, मतलब उन शेयर्स या डिबेंचर्स को हमसे खरीद लेंगे। क्योंकि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता है शेयर्स के केसेस में, 90% का होता है कि मान लो कि मुझे 10,000 शेयर्स इशू करने हैं, तो उसका 90% होगा 9,000। तो अगर 9,000 एप्लीकेशन नहीं आएंगे, उससे कम आएंगे, तो इशू कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली डिबेंचर्स के केस में ये 75% होता है, तो 75% से अगर डिबेंचर्स कम एप्लीकेशन आए तो हमारा इशू कैंसिल हो सकता है। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए हम अंडरराइटर्स के साथ अग्रीमेंट कर लेते हैं, जो कि हमें गारंटी देते हैं कि अगर पब्लिक ने इसके लिए अप्लाई नहीं किया तो वो लोग इनको खरीद लेंगे। इसके बदले में हम उनको कमीशन देते हैं, जिसको बोलते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। तो अंडरराइटिंग कमीशन हमारे लिए एक एक्सपेंस है। तो जब अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू होता है तो उसकी एंट्री होती है अंडरराइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये भी एक एक्सपेंस है हमारे लिए, तो इसलिए डेबिट किया टू अंडरराइटर्स अकाउंट, क्योंकि हमें उनको हमारे लिए वो लाइबिलिटी है अंडरराइटर्स की, उनको हमें पे करना है। अब अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक की बजाय अगर हम उनको शेयर्स इशू कर देते हैं, तो एंट्री हो जाएगी अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। रिमेंबर, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन, ये तीनों मतलब ये दोनों तो सेम ही है। ये जिस साल में इनकर होते हैं उसी साल में इनको हम राइट ऑफ कर देते हैं। राइट ऑफ करने के लिए हम यूज करते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम, अगर हमारे पास पड़ा हुआ है, और अगर नहीं है वो, तो हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से इन एक्सपेंसेस को साथ के साथ उसी साल में राइट ऑफ कर देते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में एंट्री करके भी बताई थी। थर्ड है इशू ऑफ शेयर्स टू वेंडर्स। कई बार कंपनी किसी के एसेट्स परचेज करती है, और एसेट्स परचेज करने के बाद उनको कैश में पे करने की बजाय उनको फुली पेड शेयर्स दे देती है। फुली पेड शेयर्स मतलब आप उनको शेयर्स इशू कर रहे हो, लेकिन उनकी कोई लाइबिलिटी नहीं है, उनको कोई पैसे नहीं देने, हम उनको फुली पेड शेयर्स दे रहे हैं। मतलब उनको ये कंसीडर करवाते हैं कि आपको कोई पैसा नहीं देना है, ये शेयर्स आपके लिए फुली पेड है, ऑलरेडी एक तरह से आपने पैसा दे दिया। तो सबसे पहले इसके लिए एंट्री क्या होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट। जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो हम एसेट्स के अलावा उनकी लाइबिलिटीज भी खरीदते हैं, और एसेट्स एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं।
तो क्योंकि हम एसेट्स खरीद रहे हैं तो हमारे पास एसेट्स बढ़ रहे हैं, तो हम उसकी एंट्री करेंगे सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटी, इनकम एंड कैपिटल बढ़ता है तो उनको हम क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए हमारी लायबिलिटी भी बढ़ रही है क्योंकि हम उनका बिजनेस खरीद रहे हैं। तो एसेट्स खरीद रहे हैं तो डेबिट, लायबिलिटीज खरीद रहे हैं तो उनको हम क्रेडिट करेंगे। कई बार हम उनको एक अग्रीड वैल्यू देते हैं इसके बदले में। मान लो अच्छा, नेट एसेट्स क्या होता है? नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। मान लो कि एबीसी कंपनी है, उसके हमने एसेट्स खरीदे हैं 1 लाख के, और से लायबिलिटीज खरीदे हैं 20,000। तो एसेट खरीदे हैं तो उसके पैसे हमें देने पड़ेंगे, क्योंकि हम उनके लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहे हैं, तो इतने पैसे तो एक तरह से मान के चलेंगे कि हमने 20,000 तो उनको दे दिए क्योंकि लायबिलिटीज टेक ओवर कर रहे हैं। तो नेट नेट हमें उनको कितने पैसे देने हैं? 80,000। तो 80,000 देने हैं। तो अगर तो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा, बस लिखा है कि हमने किसी कंपनी के एसेट्स इतने पे खरीदे और लायबिलिटीज इतने पे खरीदे, तो इस केस में हम ये एंट्री क्या करते हैं? यहाँ पे लिखते हैं 1 लाख और यहाँ पे लिखते हैं 20,000, और फिर हम एक और एंट्री यहाँ पे कर देते, कितने पैसे उसको देने हैं? 80,000। मैंने उस कंपनी का नाम रखा है एबीसी कंपनी। तो एबीसी कंपनी मेरे लिए क्या है? क्रेडिटर है। मुझे उसको कितने पैसे देने हैं? 80,000। मैं इस तरह से ये एंट्री कर दूंगी। अब इस एबीसी कंपनी को हम शेयर्स इशू करेंगे, तो उसके लिए उसके अकाउंट को क्लोज कर देंगे। एबीसी कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लो कि आपको कुछ नहीं दे रखा कि हम उसको एबीसी कंपनी को कुछ पैसे, कितने पैसे देंगे उसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम जितनी भी नेट एसेट्स की वैल्यू है उसी को मान लेंगे कि इतने पैसे हमने उसको देने हैं। तो फिर हम उसको एंट्री कर देंगे एबीसी कंपनी डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। प्रॉपर्ली डिटेल में हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको मैं बताती हूँ इसके बारे में। कई बार ऐसा होगा कि आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि हमने उसको इतने पैसे देने हैं। सपोज यहाँ पे अभी 80,000 देने थे, बट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि हमें एबीसी कंपनी को से 1,10,000 रुपीज देने हैं। तो यहाँ पे 80,000 की जगह पे मैं क्या करूँगी? यहाँ पे 1,10,000 लिख दूंगी। 1,10,000। तो अभी मुझे एबीसी कंपनी को 1,10,000 देने हैं। देखो, नेट एसेट्स था 80,000 और जितने पैसे देने हैं उसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। परचेज कंसीडरेशन। तो इस केस में नेट एसेट्स है 80,000 और परचेज कंसीडरेशन है 1,10,000। तो मैं 30,000 उसको किस बात के दे रही हूँ? मैं एज्यूम करूंगी कि 30,000 मैं उसको उसकी गुडविल के दे रही हूँ। तो गुडविल अकाउंट डेबिट 30,000, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल सेम होना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1,30,000 एंड 1,30,000। तो आपको 1 मार्कर में ये वाला क्वेश्चन आ सकता है कि इफ नेट एसेट्स is less than purchase consideration then balancing figure will be of goodwill। आपको लिखना है goodwill। एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या होगी? गुडविल की। मैंने 30,000 उसको जो एक्स्ट्रा दिए हैं वो मैंने उसको गुडविल के दिए हैं। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल। मान लो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि उसको हमने दिए हैं से 1,10,000 नहीं दिए, हमने इसको दिए हैं से 70,000 रुपीज दिए हैं। तो 70,000 रुपीज दिए तो मैं टू एबीसी कंपनी को क्या करूंगी? 70,000 से इसको मैं क्रेडिट करूंगी कि मुझे अभी उसके कितने पैसे देने हैं? 70,000 रुपीज। आप भी देखो, अगर आप तो डेबिट में है 1 लाख और क्रेडिट में है 70,000 और 20,000, 90,000 बन रहा है। तो 10,000 मैं मानूंगी कि ये मुझे गेन हो गया। तो गेन हो गया, कैपिटल गेन है, तो हम उसको ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो अगर NA यानी नेट एसेट्स इज मोर देन
इस केस में नेट एसेट्स कितना था 80,000, अभी मेरा परचेज कंसीडरेशन कितना है 70,000. इफ नेट एसेट्स इज more than purchase consideration, then balancing figure will be of capital reserve. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. तो जब भी आपको परचेज कंसीडरेशन की अमाउंट दी हुई है तो वो ज़्यादा है नेट एसेट से, तो दैट मीन्स वो गुडविल होगा. अगर वो कम है तो वो कैपिटल रिजर्व होगा. तो गुडविल है तो गुडविल को डेबिट करेंगे, कैपिटल रिजर्व है तो कैपिटल रिजर्व को हम क्रेडिट करेंगे. अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी अच्छे से हो जाएगी. तो हम इसके क्वेश्चन करते हैं. सन्ड्री एसेट्स के अगर आपको नाम दे रखे हैं ना तो आपको नाम लिखने हैं इंडिविजुअली, जैसे स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट. प्रीमियम पे कैसे इशू करना है, डिस्काउंट पे कैसे इशू करना है, मैं उसके बारे में आपको क्वेश्चन में ही बता देती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. तो हम एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं. ये है फ्रॉम डीके गोयल. एक्स लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड फॉर ₹9 lakh पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ ₹10 each. तो यहाँ पे हमारा परचेज कंसीडरेशन है 9 लाख रुपीस का. तो हमें वाई लिमिटेड को 9 लाख देने हैं. हाँ, तो यहाँ पे हमें परचेज कंसीडरेशन के उसको 9 लाख रुपीस देने हैं. तो उसको 9 लाख रुपीस देने के लिए हम उसको 10 रुपीस के शेयर्स इशू कर रहे हैं. तो यहाँ पे दो केसेस है कि अगर आप उसको इशू करते हैं शेयर्स एट पार और एट अ प्रीमियम ऑफ 25%. तो सबसे पहले तो हम एसेट खरीदने की एंट्री उससे कर लेते हैं. तो एसेट का नाम नहीं दे रखा तो केस 1 करेंगे. सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड अकाउंट. तो एज्यूम कर रहे हैं कि हमने उससे 9 लाख के एसेट खरीद लिए जिसकी वजह से हमें उसको 9 लाख रुपीस देने हैं. अब हम क्या करेंगे, इसको शेयर्स इशू कर देंगे. सबसे पहले तो इशू प्राइस क्या है, केस 1 में एट पार है. एट पार का मतलब कि 10 रुपए का उसका फेस वैल्यू था और 10 रुपए ही उसका इशू प्राइस है. मतलब जितने का उसका फेस वैल्यू था उतने पे ही उसको हमने शेयर इशू कर दिया. तो केस 1 में नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर. तो परचेज कंसीडरेशन कितना है 9 लाख डिवाइडेड बाय 10 रुपीज, यानी कि कितने शेयर्स हमने उसको इशू किए हैं 90,000 शेयर्स इशू किए हैं एट ₹10 ईच. तो हम उसकी एंट्री कर देंगे. वाई लिमिटेड को क्रेडिट किया था क्योंकि लाइबिलिटी थी हमारे लिए. अब उसको क्लोज कर देंगे क्योंकि हम उसके शेयर्स देके उस लाइबिलिटी को खत्म कर रहे हैं. लाइबिलिटी इनकम कैपिटल इंक्रीज होते तो क्रेडिट, डिक्रीज होते तो डेबिट. तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 90,000 शेयर्स इशू किए हैं हमने एट ₹10 ईच. तो 9 लाख एंड 9 लाख. ये तो था फर्स्ट केस जब हमने उसको एट पार इशू किया है. दूसरे केस में हमने उसको एट अ प्रीमियम ऑफ 25% इशू किया है. प्रीमियम ऑफ 25%. 25% किसका, 25% ऑफ ₹10 जो कि उसकी फेस वैल्यू है. तो यहाँ पे प्रीमियम कितना का आ गया 2.5. प्रीमियम है 2.5, फेस वैल्यू है 10. तो हमारा इशू प्राइस हो जाएगा 10 प्लस 2.5 यानी कि 12 रुपीज एंड 50 पैसा. अब हम निकालेंगे कि हमने उसको कितने शेयर्स इशू किए हैं. तो कितने शेयर्स इशू किए, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 9 लाख देने थे परचेज कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस है 12.50. तो इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 72,000 शेयर्स. अब
72,000 शेयर्स इशू किए एट 10 ईच, यानी कि 7,20,000। और प्रीमियम कितने का है? प्रीमियम है एट ₹2.5 ईच। तो 72,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,80,000। तो ये है फेस वैल्यू 7,20,000 और प्रीमियम है 1,80,000 का। केस 2 में फर्स्ट एंट्री हम सेम ही करेंगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वाई लिमिटेड, और दूसरी एंट्री के लिए वाई लिमिटेड डेबिट कितने पैसे देने हैं, जितने से क्रेडिट किया तो उतने से डेबिट कर दो, 9 लाख। टू फेस वैल्यू के लिए हम लिखेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट 7,20,000 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1,80,000। सिक्योरिटी प्रीमियम को हम क्रेडिट करेंगे, ये रिजर्व होता है, लायबिलिटी इनकम कैपिटल रिजर्व्स एंड प्रोविजन बढ़ते हैं तो उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया कंप्लीट। अगला है ट्यूलिप लिमिटेड issued 50,000 shares of ₹10 each, credited as fully paid to the promoters for their services। सर्विसेज उन्होंने क्या किए होंगे? इनकॉर्पोरेशन के एक्सपेंसेस किए होंगे, तो जिसके बदले में हम उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसकी एंट्री करते हैं। फर्स्ट इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट्स अकाउंट डेबिट। हम उनको 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच इशू कर रहे हैं, तो दैट मीन्स 5 लाख के उन्होंने एक्सपेंसेस किए होंगे डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट 5 लाख। अब हम उनको क्या कर रहे हैं? शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, जितने से क्रेडिट किया था उतने से डेबिट कर दो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 5 लाख। आगे है इट ऑल्सो इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, credited as fully paid to the underwriters for their commission। तो fully paid मतलब पैसे नहीं लेने, उनको ये माना गया है कि हमने आपसे पैसे एक तरह से ले लिए, ऐसा मान के चलो, fully paid shares। तो 3 लाख रुपीस के हमने उनको शेयर्स इशू किए, तो हम मान के चलते हैं कमीशन इतने का ही होगा उनका, तो अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू अंडरराइटर्स अकाउंट 3 लाख। अब इसके बदले में हम उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 3 लाख 3 लाख। जितने से क्रेडिट किया था उतने से डेबिट करके हम इनके अकाउंट को क्लोज कर देंगे, तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एट पार दोनों को इशू किया तो कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं। ओके, आगे है इलस्ट्रेशन नंबर 12, ईबीडी के गोल से है। प्रिंस लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम क्वींस लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ 30 लाख, यानी कि आपका परचेज कंसीडरेशन है 30 लाख का, जिसको पेबल 40% बाय अ चेक and balance by issue of fully paid equity shares of ₹100 each at a premium of 20%। तो कुछ पार्ट उन्होंने हमने प्रिंस लिमिटेड ने चेक से दिया और बाकी का पार्ट उन्होंने शेयर्स इशू कर दिए प्रीमियम पे। तो एसेट्स एंड लायबिलिटी कंसिस्टेड ऑफ द फॉलोइंग, ये एसेट्स खरीदे हैं और ये लायबिलिटी एक है, सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटी खरीदी है, बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी स्टॉक सन्ड्री डेटर कैश एंड बैंक, ये सब क्या होते हैं? एसेट होते हैं, और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है? हमारी लायबिलिटी है। अब इसके आपको दो वैल्यूज दे रखे हैं, बुक वैल्यू एंड अग्रीड वैल्यू। बुक वैल्यू वो होती है जो कि क्वींस लिमिटेड की बुक्स में होगी, यानी कि उसकी बैलेंस शीट में ये वाली वैल्यू पे एसेट दिखाई गई होंगी। बट एग्रीड वैल्यू वो है जिसके ऊपर प्रिंस लिमिटेड ने अग्री किया है कि मैं इतने पैसे दूंगा। जैसे बिल्डिंग 10 लाख की थी लेकिन वो 16 लाख देगा, प्लांट 1 लाख का था बट वो 5 लाख देगा।
तो हमें बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कि कितनी थी, हम एग्रीड वैल्यू को लेके चलेंगे कि वो कितने की उसने खरीदी है प्रेस लिमिटेड ने। तो एसेट्स को इंडिविजुअली हम डेबिट कर देंगे, यानी कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, पहले हम सारी एसेट्स को डेबिट कर देते हैं, फिर अमाउंट्स लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ऐसे क्वेश्चन जल्दी से हो जाता है। स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। आप सारी एग्रीड वैल्यू लिख लेंगे। 16 लाख, 5 लाख। स्टॉक है, यहाँ पे लिखे 120%। 120% किसका? 4 लाख उसकी बुक वैल्यू थी, उसका 120%, यानी कि 4 लाख का 120 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा आपका 4,80,000। तो 4,80,000 पे उसने खरीदा है। और डेटर्स 3 लाख के सब्जेक्ट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5%, यानी कि 3 लाख के खरीदे हैं लेकिन उसके ऊपर प्रोविजन भी लगेगा, तो हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी। तो साथ ही साथ हम इसको भी लिख लेते हैं ताकि वो भूल न जाए। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3 लाख का 5%, यानी कि 15,000, और सन्ड्री डेटर्स 3 लाख, यानी कि ग्रॉस डेटर्स हैं 3 लाख के और प्रोविजन है 15,000। कैश एट बैंक 1,20,000। मैंने यहाँ पे स्पेस इसलिए छोड़ा है क्योंकि हो सकता है गुडविल को डेबिट करना पड़ जाए। और अभी अब हम यहाँ पे लिखेंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। अग्रीड वैल्यू है 1,85,000। अब हमें क्वेश्चन में सबसे ऊपर दे रखा था परचेज कंसीडरेशन, तो अब हम जिससे बिजनेस खरीदा है सेलर से, तो टू क्वींस लिमिटेड हम लिखेंगे 30 लाख परचेज कंसीडरेशन, क्योंकि आपको दिया हुआ है। तो टू परचेज कंसीडरेशन, नाम है वेंडर का, टू क्वींस लिमिटेड 30 लाख। अब हमें क्या करना है? इस साइड को देखना है और इस साइड को देखना है। अगर तो क्रेडिट वाला ज्यादा आइटम्स है तो गुडविल को डेबिट करेंगे, और अगर डेबिट वाली आइटम ज्यादा है तो टू कैपिटल रिजर्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमारा क्रेडिट वाले साइड का टोटल ज्यादा है, 32 लाख बन रहा है इधर, और इधर का 30 लाख बन रहा है। तो 2 लाख की जो बैलेंसिंग फिगर है हम उसको मानेंगे कि हमने क्या खरीदा है? गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट, और आप यहाँ देना बैलेंसिंग फिगर। अब हमें इस 30 लाख को देना है उसको, तो कैसे दिया? पहले तो जितने से क्रेडिट किया क्वींस लिमिटेड को, उतने से इसको डेबिट कर देते हैं। 30 लाख को कैसे दिया? इस 30 लाख में से इसका 40% हमने चेक से दे दिया, तो टू बैंक अकाउंट। 30 लाख का 40% कितना होता है? 12 लाख। अच्छा, 30 लाख में से हमने 12 लाख दे दिया है, बाकी कितना बच गया परचेज कंसीडरेशन? 18 लाख। उसके लिए हमने इसको शेयर्स इशू किए हैं एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20% किसका? फेस वैल्यू का। तो 100 इंटू 20 अपॉन 100, यानी कि प्रीमियम कितने का हो गया हमारा? प्रीमियम हो गया 20 रुपीज का। तो इशू प्राइस कितने का हो गया? इशू प्राइस मतलब फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, 120 रुपीज का प्रीमियम हो गया। अब हमें नेट परचेज कंसीडरेशन, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड लिखेंगे, कितने इशू किए होंगे। 12 लाख तो हम उसको ऑलरेडी दे चुके हैं, बाकी बचा 18 लाख, उसको डिवाइड करेंगे इशू प्राइस ऑफ शेयर्स से, तो ये आ जाएगा आपका 15,000। तो 15,000 शेयर्स एट ₹100 ईच, फेस वैल्यू हो गया 15 लाख, और प्रीमियम कितने का हो गया? 15,000 इंटू 20 रुपीज का प्रीमियम है, यानी कि 3 लाख। तो 15 लाख डालेंगे हम शेयर कैपिटल में, एंड 3 लाख टू सिक्योरिटीज प्रीमियम में। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट।
इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ये TS गरेवाल में से है। अभी तक हमने जो भी एंट्रीज की हैं वो बायर की बुक में की हैं कि जिसने बिजनेस खरीदा। इस क्वेश्चन में मैं चाहती थी कि आपको एक बार सेलर की बुक में भी एंट्री करनी आ जाए, तो इस क्वेश्चन में दोनों की बुक्स में एंट्री कहा हुआ है, तो इसलिए ये क्वेश्चन कर रहे हैं। अक्षित लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑफ 4,30,000 फ्रॉम परफेक्ट मशीन्स एंड पेड एज फॉलोज। तो एक ही एसेट खरीदी है जिसका नाम है मशीनरी। मशीनरी अकाउंट डेबिट इन बुक्स ऑफ, पहले मैं लिख रही हूँ अक्षित लिमिटेड, तो ये लिखा ही हुआ है। इन बुक्स ऑफ अक्षित यानी परचेजर की बुक में क्या एंट्री होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, सेलर का नाम है परफेक्ट मशीन्स लिमिटेड, कितने की है, 4,30,000 की। अब आपको इस क्वेश्चन में परचेज कंसीडरेशन नहीं दिया हुआ, तो हम मानेंगे कि जितने की एसेट खरीदी है उतने का ही परचेज कंसीडरेशन है। अच्छा, उसको कैसे क्लोज किया, एक तो उसको इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 3, एक तो उसको शेयर्स इशू कर दिए, फिर इशूड एन एक्सेप्टेंस ऑफ 1 लाख पेबल आफ्टर 3 मंथ्स। इसका मतलब क्या होता है कि अक्षित लिमिटेड ने एक ड्राफ्ट साइन किया, मतलब परफेक्ट मशीन्स ने एक ड्राफ्ट तैयार करवाया कि आपको यानी अक्षित को उसके पैसे देने हैं, तो उसने अक्षित ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उसके ऊपर साइन कर दिया, तो उसके लिए वो बन गया बिल्स पेबल। जिसको पैसे देने होते हैं उसके लिए वो बिल्स पेबल बन जाता है, और परफेक्ट मशीन्स के लिए वो बन जाएगा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स पेबल एक लायबिलिटी होता है, अक्षित के लिए लायबिलिटी है, और परफेक्ट मशीन्स के लिए बिल रिसीवेबल क्या है, एसेट है। इसकी हम एंट्री बाद में करते हैं। तो एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई है 1 लाख की, जिसका नाम है बिल्स पेबल। उसके अकॉर्डिंग उसको अक्षित को 3 महीने बाद पैसे देने पड़ेंगे परफेक्ट मशीन्स के, एंड बैलेंस बाय इशूइंग पोस्ट डेटेड चेक ऑफ 2 मंथ्स ऑफ 2 लाख, और बाकी के लिए उसने चेक इशू कर दिया पोस्ट डेटेड। पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, वो जो परफेक्ट मशीन है उसको 2 महीने बाद ही उसको एनकैश करवा सकता है 2 लाख रुपए का जो चेक है। तो अब हम कर लेते हैं कि क्या क्या किया। तो पहले तो परफेक्ट मशीन को कितने पैसे देने, 4,30,000, तो परफेक्ट मशीन को जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट कर दो। अब उसको जो जो दे चुका है वो हम शेयर कैपिटल का बाद में निकालते हैं, 1 मिनट। तो टू बैंक अकाउंट, कितने का चेक दिया है उसको, 2 लाख का, तो 2 लाख का पोस्ट डेटेड चेक है। टू बिल्स पेबल उसको कितने का दिया है, 1 लाख का। अब बाकी कितने पैसे बच गए, 4,30,000 में से 3 लाख तो यही हो गए, तो बाकी पैसे जो बचे हैं परचेज कंसीडरेशन वो है 1,30,000 का। उसके लिए उसने शेयर्स इशू कर दिया अक्षित ने, 10 रुपए का एक शेयर प्रीमियम पे इशू किए, यानी कि इशू प्राइस कितना हो गया, 10 + 3 13 रुपए, तो 1,30,000। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू किए होंगे, जितने पैसे देने हैं डिवाइडेड बाय इशू प्राइस पर शेयर, यानी कि 10,000 शेयर्स इशू किए हैं एट ₹10 ईच, 1 लाख फेस वैल्यू आ गई, और प्रीमियम के लिए 10,000 शेयर्स एट ₹3 ईच, यानी कि 30,000। तो 1 लाख आएगा शेयर कैपिटल में और 30,000 आ जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। तो टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1 लाख, और बाकी का 30,000 के लिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, 30,000। तो इस तरह से परचेजर की बुक में एंट्री कर दी। अब सेलर की बुक में क्या एंट्री होगी, जैसे मशीनरी आई है अक्षित के पास, और अक्षित परफेक्ट मशीन अक्षित के लिए क्या बन गया, क्रेडिटर बन गया, क्रेडिटर बन गया। वैसे तो आपको क्या लग रहा होगा कि यहाँ पे मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट करना चाहिए, लेकिन इसका नाम क्या है, परफेक्ट मशीन्स। परफेक्ट मशीन्स यानी कि वो मशीनरी का डीलर है, तो मशीनरी उसके लिए क्या है,
उसके लिए वो गुड्स है। अक्षित के लिए वो गुड्स नहीं थी, क्योंकि उसने इस चीज का बिजनेस नहीं करता वो, उसके लिए वो एसेट है, तो इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट किया था। लेकिन परफेक्ट मशीन के लिए वो क्या है, गुड्स है। और जब कोई गुड्स बेचता है तो उसको क्या करते हैं हम, टू सेल्स करते हैं, तो इसीलिए वो टू मशीनरी नहीं करेगा, वो क्या करेगा, टू सेल्स 4,30,000। और डेबिट किसको करेगा, अक्षित को। अक्षित उसका क्या बन गया, डेटर। तो डेटर क्या होता है, एसेट। एसेट एक्सपेंसेस लॉसेस बढ़ते हैं तो उसको डेबिट करते हैं। तो अक्षित लिमिटेड डेबिट 4,30,000 टू सेल्स अकाउंट। अब जितने से उसको डेबिट किया उतने से उसको क्रेडिट करेंगे, और क्या क्या आया है उसके पास से बस उसको दिखा देंगे। आया क्या क्या है, एक तो बैंक आया, लेकिन बैंक ऐसा नहीं आया कि एकदम से अकाउंट में आ गया। 2 महीने का पोस्ट डेटेड चेक है, तो अभी तो पैसे आए नहीं उसके पास। 2 महीने बाद वो जाएगा, फिर उसको एनकैश करवाएगा। तो अभी एंट्री क्या करोगे, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 2 लाख। और 1 लाख का क्या, 1 लाख का उसके पास बिल्स रिसीवेबल, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, एसेट बढ़ गई, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख। डेबिट डेबिट आप एक साइड पे एक सीध में लिखना है, और थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखना है। यहाँ पे स्पेस की कमी होती है तो इसलिए मैं डेबिट साथ ही लिख देती हूँ, लेकिन आपको स्पेस छोड़ के डेबिट लिखना होता है, और 3 डॉट डाल के, ऐसे 3 डॉट डाल के और फिर डेबिट लिखना होता है। तो बियर अकाउंट डेबिट। और उसके बाद क्या आया, उसके पास शेयर्स आए हैं। इसके लिए अक्षित के लिए जब उसने शेयर्स इशू किए तो 2 शेयर कैपिटल। लेकिन जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए वो इन्वेस्टमेंट होता है। तो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट 1,30,000। 1,30,000 के हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे टू अक्षित लिमिटेड। तो इस तरीके से अक्षित का अकाउंट क्लोज कर दिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।